नमस्कार। डेहरी विधानसभा क्षेत्र, जिसे हम AC 21-2 भी कहते हैं, के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ ऊपरी राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस मिट्टी की, उन आजीविकाओं की और उन ऐतिहासिक यादों की जो यहाँ हर चुनाव का फैसला करती हैं। एक विश्लेषक के तौर पर हमारा काम सिस्टम की कमियों को देखना है, किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करना नहीं। हमारा फोकस पूरी तरह से डेटा और जमीनी हकीकत पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस रिपोर्ट को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले डेहरी की मिट्टी की नब्ज समझेंगे, फिर 2025 के चुनावी नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे, एक बड़ी हार के कारणों की जड़ तक जाएंगे, 2030 के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और अंत में एक विजनरी रास्ते पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, डेहरी, मिट्टी की नब्ज और इस इलाके की असली सामाजिक आर्थिक हकीकत। देखिए, किसी भी वोटर के दिमाग को गहराई से पढ़ने से पहले हमें उस जमीन को समझना होता है जहां वो खड़ा है। रोहतास जिले में बसा डेहरी सिर्फ नक्शे पर बना एक बिंदु नहीं है। सोन नदी का बहाव, यहाँ का स्थानीय मौसम, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, ये सब सीधे तौर पर लोगों की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। जब तक आप स्थानीय भूगोल और सांस्कृतिक आधार को नहीं समझेंगे, आप यहाँ के मतदाता की असली तकलीफों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 81.20%। ये डेहरी की शहरी साक्षरता दर है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतनी हाई लिटरेसी का सीधा सा मतलब है कि यहाँ का वोटर अब पुरानी बटी हुई पहचान की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है। अब उन्हें चाहिए आर्थिक सक्षमता, उन्हें औद्योगिकरण चाहिए, उन्हें सुशासन चाहिए। वे सवाल पूछते हैं और उन्हें खोखले वादों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद ट्विस्ट आता है। एक तरफ 81.20% साक्षरता है और दूसरी तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 49% बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार है और 62% महिलाओं में खून की भारी कमी यानी एनीमिया है। अब आप खुद सोचिए, इतनी पढ़ी लिखी आबादी जब अपने बच्चों और महिलाओं की ये हालत देखती है तो उनमें कितनी हताशा होती होगी। यही हताशा एक ऐसा महत्वाकांक्षी वोटर बेस तैयार करती है जो जमीनी स्तर पर काम न करने वाले नेताओं को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देता है। और इस हताशा के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घाव भी है। 1984 में डालमिया नगर औद्योगिक परिसर का जो पतन हुआ, वो आज भी यहाँ के लोगों के लिए गहरे मनोवैज्ञानिक आघात की तरह है। एक पूरा का पूरा शहर भूतिया बन गया, जिसने एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें तोड़ दी। और इसके बाद क्या हुआ? सोन नदी में अनियंत्रित बालू खनन शुरू हुआ, जिसने एक डार्क शैडो इकोनॉमी और पर्यावरण के विनाश को जन्म दिया। यही वजह है कि यहाँ का वोटर आर्थिक वादों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील और सतर्क है। और इस बिंदु पर हमें इस पूरे विश्लेषण को भारत के उन मूलभूत संवैधानिक मूल्यों से जोड़ना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र को चलाते हैं। सच्ची चुनावी समझ तभी काम करती है जब सभी राजनीतिक दल मानवीय गरिमा, जिम्मेदारी और एक सूचित सार्वजनिक संवाद को बनाए रखें। चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है। हर नागरिक का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 2025 के चुनावी नतीजे। आइए इन हेडलाइंस आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। 2025 के चुनाव में मतदान प्रतिशत अचानक उछलकर 64.50% हो गया। डेहरी के सामाजिक ताने बाने को देखें तो यहाँ मुख्य रूप से कुशवाहा, राजपूत और यादव वोटरों का मजबूत प्रभाव है। डेटा हमें बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि वोटिंग में हुए इस भारी उछाल ने एनडीए के उन सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के वोटों को अचानक एक्टिवेट कर दिया जो शायद पहले शांत बैठे थे। और इसी का नतीजा था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजीव रंजन सिंह ने 35,968 वोटों के एक बहुत बड़े और एक तरफा मार्जिन से जीत दर्ज की। अगर आपको देखना है कि डेहरी की राजनीति कितनी तेजी से करवट लेती है, तो बस इस तुलना को देखिए। 2020 में आरजेडी ने ये सीट जीती थी और मार्जिन था सिर्फ 464 वोट, कांटे की टक्कर थी। लेकिन 2025 आते आते ये 35,968 वोटों की विनाशकारी हार में बदल गया। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि डेहरी का वोटर किसी का अंधभक्त नहीं है, वो परफॉर्मेंस देखता है। अगर नेतृत्व काम नहीं करेगा तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको सत्ता से बेदखल कर देगा। तो ये इतनी बड़ी हार हुई कैसे? आइए भाग 3 में समझते हैं हार की शारीरिक रचना। हम सिस्टम की फेलियर और रणनीतिक चूकों पर बात करेंगे। देखिए, इस हार के पीछे कोई एक कारण नहीं था।
ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स था। पहला बड़ा झटका मौजूदा विधायक की बगावत, जिसने जमीनी कैडर को पूरी तरह बिखेर दिया। दूसरा और सबसे बड़ा ब्लंडर, कैंडिडेट का प्रोफाइल। सोचिए, जिस इलाके में 81% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, वहां आप 8वीं पास उम्मीदवार उतार रहे हैं जिन पर 5 गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जाहिर है शहरी वोटर उनसे दूर भागेंगे। इसके अलावा बूथ लेवल का मैनेजमेंट पूरी तरह ढह गया था और महिलाओं तथा युवाओं को तो कैंपेन से जैसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस स्कोर कार्ड को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। उम्मीदवार की क्लीन इमेज, यूथ कनेक्ट और विनेबिलिटी, इन तीनों पैमानों पर उन्हें 5 में से सिर्फ 1 नंबर मिला है। ये डेटा साबित करता है कि जब आप एक पढ़े लिखे, आकांक्षी युवा और शांति चाहने वाले मध्यम वर्ग के सामने ऐसी कानूनी और शैक्षिक कमियों वाला नेतृत्व पेश करते हैं तो वो आपसे पूरी तरह से कट जाते हैं। लेकिन राजनीति में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। भाग 4 में बात करते हैं 2030 के रणनीतिक ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा 4 चरणों वाला ऑपरेशनल ओवरहॉल जो तस्वीर बदल सकता है। वापसी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इस 4 चरणीय विन बैक सीढ़ी से ये मुमकिन है। पहला चरण है फाउंडेशन बिल्डिंग, जहां आपको अपने संगठन और कैडर को साफ और मजबूत करना होगा। दूसरा चरण है नैरेटिव सेट करना, जहां आर्थिक और स्वास्थ्य के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाना होगा। तीसरा चरण है सीधे जमीन पर उतरकर माइक्रो टारगेटिंग करना। और आखिरी चौथा चरण है चुनाव के दिन का स्प्रिंट, यानी अपने वोटर को हर हाल में पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का अचूक निष्पादन। जमीन पर इसके लिए बहुत सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले एक डालमिया नगर ट्रूथ कमीशन लॉन्च करना चाहिए ताकि उस आर्थिक नुकसान का सही दस्तावेजीकरण हो सके। दूसरा, कुपोषण और एनीमिया के जो चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे, उनका उपयोग करके स्वास्थ्य शिविरों के जरिए जनता को जागरूक करना होगा। तीसरा, सोन नदी के बालू खनन के लिए एक स्पष्ट और विनियमित पॉलिसी का ड्राफ्ट जनता के सामने रखना होगा। और सबसे जरूरी, एक ऐसा उम्मीदवार सामने लाना होगा जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी छवि साफ हो। ये डेहरी के विमर्श को वापस अर्थव्यवस्था पर ले आएगा। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, भाग 5, भविष्य का दृष्टिकोण। आइए देखते हैं कि डेटा संचालित राह हमें कहाँ ले जाती है। इससे पहले कि हम खत्म करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करना जरूरी है। भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी ढांचे के तहत प्राइवेसी, कंसेंट, सहमति और डेटा के सीमित उद्देश्य को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है। भविष्य में जो भी राजनीतिक अभियान या वोटर इंटेलिजेंस का काम होगा, उसे निजता के इन कानूनी दायरों का पूरी तरह और कड़ाई से पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए। अंत में बस एक विचार जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics. क्या डेहरी का नेतृत्व इस डेटा संचालित वास्तविकता को अपनाएगा और एक नई दिशा तय करेगा, या हम फिर से इतिहास को दोहराते हुए देखेंगे? इस रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।